श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत हम लोग आज विवाह मेलापक पर कुछ बात करेंगे। मैं कुछ अनुभव की बात आपको बताऊंगा और ज्योतिष विषय के अंतर्गत जब किसी वर और वधू की कुंडली मिलाई जाती है तो किन बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है, इस पर भी चर्चा करूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुंडलियों में जीवन के लिए एक प्रकार से संकेत दिया रहता है। यह याद रखिए, कुंडली के योग जीवन में संकेत के समान हैं और व्यक्ति यदि अपना भाग्य बदलना चाहे तो उसको अपना भाग्य बदलने के लिए पर्याप्त पुरुषार्थ करना पड़ता है। और व्यक्ति यदि पुरुषार्थ करने के लिए उद्यत हो जाए, पुरुषार्थ करने के लिए उसने दृढ़ निश्चय बना लिया हो, तो कुंडली के संकेत शांत हो जाते हैं और व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण कर लेता है। यह बात ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति की कुंडली देखी जानी चाहिए। मैंने एक विचार किया कि मैं एक वैवाहिक जीवन पर लोगों की जो कुंडली बनाई जाती है और उसका जो मिलान किया जाता है, उस पर मैं कुछ बातें बताने का प्रयास करूं। और इसी के अंतर्गत यह श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूं वैवाहिक जीवन से संबंधित, जिसमें कि हम दो व्यक्तियों की कुंडली में किन बातों का ध्यान रखा जाए, यह बात करेंगे। तो जो आपको मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 12 प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन भावों में यदि पाप ग्रह बैठे हों तो यह पाप ग्रहों का यहाँ पर बैठना वैवाहिक जीवन में समस्या खड़ा करता है, वैवाहिक जीवन के लिए बाधक बनने लगते हैं। विद्वानों का एक घड़ा ऐसा भी है जो कि द्वितीय स्थान को भी गिनता है। विद्वानों का एक घड़ा ऐसा है जो कि यहाँ पर द्वितीय स्थान में पाप ग्रहों के बैठने को भी गिनता है, परंतु वह सर्वमान्य नहीं है। 1, 4, 8, 7 और 12 यह सर्वमान्य है कि इसमें पाप ग्रह बैठे रहते हैं, तो यह व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करते हैं। यदि स्त्री की कुंडली है तो उसके जीवन में पति के लिए वो बाधक हो जाते हैं, और पुरुष की कुंडली है तो उसके जीवन में यह स्त्री अर्थात पत्नी के लिए बाधक हो जाते हैं, बांधते हैं, रोकते हैं, यह दाम्पत्य जीवन में खटाई डालते हैं, ऐसा समझिए। तो इसमें भी ग्रहों का एक क्रम है। ग्रहों का क्रम इस प्रकार से है कि सबसे ज्यादा अशुभ ग्रह जो है वह मंगल कहा गया, दूसरे नंबर पर शनि कहा गया, फिर राहु केतु आते हैं, और सबसे कम मगर पाप प्रभाव में गिना जाता है वह है सूर्य का। तो आपको क्रम ज्ञात कर लेना है कि मंगल सबसे ज्यादा, उससे कम शनि, उससे कम राहु केतु। अन्यथा कई लोग शनि राहु केतु को एक साथ ही जोड़ करके चलते हैं, तीनों बराबर गिने जाते हैं, और उससे कम में सूर्य को गिना जाता है। तो यह ग्रह यदि किसी की कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में बैठे हों तो यह बाधक बन जाते हैं, यह वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ विसंगति ला रहे हैं। इसी के आधार पर एक मंगली नाम का कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत प्रचलित है। सामान्य लोग, सभी लोग मंगली, जो जिनको ज्योतिष का जवाब भी नहीं पता वो भी यह तो जानते हैं कि भाई मंगली मिलाते हैं लोग। तो मंगली का अर्थ यही है कि अगर पुरुष की कुंडली में है तो उसे समंगल, मंगल के साथ कहते हैं, और यदि स्त्री की कुंडली में है तो उसको मंगली कहते हैं। कई स्थानों पर इसको मंगली और मंगला कहते हैं। अगर पुरुष की कुंडली में मंगल प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में हो तो इसको मंगला कहते हैं या समंगल कहते हैं, और कन्या की कुंडली में हो तो मंगली कहते हैं। तो कन्या की कुंडली में मंगल कहाँ होगा? द्वादश भाव, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव, इस प्रकार से गिनिए। तो आपको पता चल गया यह मंगल वाली कुंडली है। अब यहां पर एक मंगली व्यक्ति के लिए दूसरा व्यक्ति भी मंगली होना चाहिए, ऐसा थॉट प्रोसेस है। यदि एक मंगली है और दूसरा भी मंगली हो जाए तो दोनों का नेगेटिव शांत हो जाता है, इस प्रकार से समझा जाता है। तो जब आप मंगली के लिए मंगली देखते हैं, उसी के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि अन्य पाप ग्रह भी कैसे हैं। यदि इन स्थानों में अन्य पाप ग्रह भी बैठे हैं तो वह भी वैवाहिक जीवन में बाधा डाल रहे हैं। तो जितना आपने मंगल को महत्व दिया
हो सकता है अन्य पाप ग्रहों का उतना महत्व नहीं है, परंतु वह महत्वपूर्ण है। और यदि मंगल इन पाप ग्रहों के साथ इन स्थानों में बैठ जावे, तब वह इसको कहेंगे कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अर्थात मंगली तो था ही, वह पाप प्रभाव में आ गया तो वह और प्रबल हो गया, अर्थात अब यह वैवाहिक जीवन के लिए ज्यादा चुनौती प्रदान कर रहा है। इसी प्रकार से इसमें एक चीज और देखी जाती है कि जब भी आप किसी की कुंडली देखेंगे तो वर की कुंडली में लग्न से देखिए, साथ ही साथ उसकी कुंडली में शुक्र जहां बैठा है वहां से भी यह स्थान देखिए। वर की कुंडली में शुक्र जहां पर बैठा है वहां से भी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव को अवश्य देखें। यदि इन स्थानों में मंगल है या पाप ग्रह हैं तो वह भी वैवाहिक जीवन को, दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करते हैं, उसमें बाधा डालने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार यदि आप किसी कन्या की कुंडली देख रहे हैं तो वहां से आपने लग्न को तो देखा, लग्न के साथ साथ चंद्र कुंडली का महत्व बहुत ज्यादा है, वहां पर चंद्र कुंडली से भी देखिए। तो चंद्र कुंडली से क्या देखना आपको कि चंद्र कुंडली में चंद्रमा के साथ में यानी लग्न में चौथे भाव में, चंद्रमा से चौथे भाव में, चंद्रमा से सातवें भाव में, चंद्रमा से आठवें भाव में और चंद्रमा से द्वादश भाव में यदि मंगल है या कोई अन्य पाप ग्रह है तो वह वैवाहिक जीवन के लिए अनिष्ट कारक ग्रह है, पाप कारक ग्रह है और वह वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न करेगा। तो क्या एक ग्रह बाधा उत्पन्न करेगा तो उससे वैवाहिक जीवन उथल पुथल हो जाएगा? नहीं, यही बात गहराई से समझने की है। एक ग्रह बुरा कर रहा है और कई ग्रह अच्छा कर रहे हैं तो फिर वह एक ग्रह की वजह से व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे गुण होंगे जो वो दोनों लोग एक दूसरे के साथ पसंद ना करें, बाकी सब चीजें ठीक ठाक चल रही हैं। तो इस प्रकार से भी समझा जाएगा। सिर्फ एक ही ग्रह को पकड़ करके काम नहीं करना है, चीजों को बहुत गहराई से समझना है। ये अनुभव से आएगा, यह इसके लिए अनुभव लगता है। मगर हाँ, जो एक ग्रह आया है तो इसका मतलब है बीच बीच में खटास उत्पन्न करेगा। जब उसका कालखंड आएगा, जब उसका समय आएगा, तो जैसे कि कई बार लोग होते हैं जिनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलता है, परंतु किसी किसी समय में कोई महादशा अंतरदशा आ गई, उसी ग्रह की आ गई जो कि पाप ग्रह था और लग्न से द्वादश भाव में, लग्न में, चौथे में, सातवें में, आठवें में बैठा हुआ था और उसी ग्रह का समय आ गया। तो उस कालखंड में दोनों दंपतियों में, पुरुष और स्त्री में, वर और वधू में, उस कालखंड में कुछ झगड़ा हो गया, कुछ आपस में मनमुटाव हो गया, वैवाहिक जीवन इतना तनावपूर्ण हो गया कि दोनों चल दिए तलाक लेने, दोनों बोल दिए अब हम जाएंगे तलाक लेंगे। परंतु जैसे ही वह समय निकल गया तो वह बुरा ग्रह का समय था, वह समय निकल गया, फिर अच्छे ग्रहों का समय आ गया और अच्छे ग्रहों ने वैवाहिक जीवन को बचा लिया। तो यह भी देखने के लिए मिलता है। देश काल परिस्थिति के हिसाब से ही ज्योतिष विद्या का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से विद्वानों का एक समुदाय ऐसा भी है जो कि यह कहता है कि सप्तमेश आपकी कुंडली में जहां पर बैठा है वहां से भी इन भावों की जांच कर लेनी चाहिए। अर्थात कुंडली का वह ग्रह जो वैवाहिक जीवन का सुख प्रदान कर रहा है, उससे यदि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में पाप ग्रह बैठे हों तो वह भी दाम्पत्य जीवन में चुनौती उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, ऐसा समझा जाता है। तो मैं आज आपको कुछ वैवाहिक जीवन के अच्छे योगों की बात करना चाहता हूं। आगे और भी गहरी चर्चा होगी। सब आप लोगों का जो कमेंट आएगा उस कमेंट को पढ़ करके मैं आगे बात बताता रहूंगा। बस आज कुछ अच्छे योगों से शुरू करना चाहता हूं क्योंकि अच्छी बात ही करनी चाहिए। तो जब आप दो लोगों की कुंडली मिलाते हैं, एक वर एक वधू, तो आप वर की कुंडली को देखिए और वर की कुंडली में सप्तम भाव में जो राशि उपस्थित है उस राशि का स्वामी अर्थात सप्तमेश जिस राशि में उपस्थित हो, अर्थात सप्तमेश जिस राशि में उपस्थित हो, यदि कन्या की कुंडली में चंद्रमा उसी सप्तमेश वाली राशि में बैठा हुआ मिल जाए तो यह वैवाहिक जीवन के लिए परस्पर अच्छे संबंध, मधुर संबंध का संकेतक हो जाता है। किस प्रकार से होगा आपको बताऊं समझने के लिए। ये किसी की कुंडली नहीं है पर मैं आपको समझने के लिए बताना चाहता हूं। मान लीजिए कि यह एक व्यक्ति की कुंडली है
यह वर है, यह वधु है। वर की कुंडली में सप्तम भाव का अधिपति शुक्र हो गया और यह शुक्र गया हुआ है इस कुंडली में कुंभ राशि में। तो जो कन्या होगी उसकी कुंडली में इस कुंभ राशि में यदि चंद्रमा मिल जाएगा तो इसका अर्थ है कि दोनों का संबंध अच्छा है, मधुर संबंध है, पारस्परिक संबंध अच्छे हैं, वह दोनों एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। इस प्रकार से होगा कि सप्तमेश जिस राशि में बैठा है यदि उसी राशि में कन्या का कुंडली में चंद्रमा बैठा हो तब। अगला योग इस प्रकार से है कि यह वर की कुंडली है और इस वर की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी यहां पे शुक्र आ गया, तो सप्तमेश शुक्र हो गया। अब यह सप्तमेश हमको यह देखना है कि किस राशि में उच्च का होता है, तो शुक्र उच्च का होता है मीन राशि में, शुक्र उच्च का होता है मीन राशि में। तो कन्या की कुंडली में यदि चंद्रमा मीन राशि का हो तो यहां पर यदि चंद्रमा मीन राशि का हो तो ऐसी स्थिति में कन्या को जीवन भर सम्मान की प्राप्ति होती है, आत्मसम्मान की प्राप्ति होती है। पति हमेशा उसको इज्जत मान सम्मान प्रदान करता है, उसको मानता है और उसके कहे के हिसाब से चलता है। दोनों एक दूसरे को परस्पर मान सम्मान प्रदान करते हैं। अगला है, अब इस कुंडली को आप समझ लीजिए कि ये वधु की कुंडली हुई। अब यहां वर की कुंडली समझिए। तो आपको यह देखना है कि इस कुंडली में, ये वर की कुंडली समझ लीजिए इस एग्जाम्पल में। तो अगर आपको यह देखना है कि वर की कुंडली में शुक्र कहां पर बैठा है, तो आप भी देखिए शुक्र यहां पर वृष राशि में बैठा है, वृष राशि में शुक्र बैठा है। यदि कन्या की कुंडली में वृष राशि में चंद्रमा मिल जाए, अर्थात पुरुष की कुंडली में शुक्र जहां बैठा है, स्त्री की कुंडली में उसी स्थान पर चंद्रमा आ जाए, तो यह भी परस्पर आकर्षण है और बहुत अच्छा संबंध है। दोनों में अच्छा संबंध रहेगा, वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा, ऐश्वर्य भी मिलेगा, अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी मिलेगा, धन संपदा बनी रहेगी, जीवन में सुगमता बनी रहेगी। अगला है कि वर की कुंडली में आपने देखा कि सातवें भाव में जो राशि है, सातवें भाव में जो राशि आपको मिल गई, उसी राशि में कन्या की कुंडली में, जैसे कि यहां पर, अरे वाह यहां तो मिल गई, तो यहां पर चंद्रमा बैठा हो वर की कुंडली में, सातवें स्थान में जो राशि है वही राशि कन्या की हो, अर्थात कन्या की कुंडली में उसी राशि में चंद्रमा बैठता हो, तो यह भी बहुत अच्छा संकेत है। दोनों का आपस में बहुत अच्छा संबंध है, मन को खुशी प्रदान करने वाला यह रिश्ता है। अगला नियम है कि वर का लग्नेश, यानी कि यहां पर मेष लग्न है तो मेष लग्न का स्वामी हो गया मंगल, मंगल चला गया धनु राशि में। तो वर का लग्नेश जिस राशि में बैठा हो, यदि कन्या का चंद्रमा उसी राशि में हो, अर्थात यहां पर धनु राशि में ही कन्या की कुंडली में यदि चंद्रमा आपको दिख जाए, तो यह भी बहुत अच्छा संबंध है और दोनों प्रसन्न हैं, खुश हैं और लंबे वैवाहिक जीवन को प्राप्त करेंगे, ऐसा बहुत अच्छा संकेत यह योग प्रदान करता है। अगला नियम है कि आपने वर की कुंडली देखी और वर की कुंडली में चंद्रमा को देखा। चंद्रमा जिस राशि में उपस्थित है, यदि इस चंद्रमा से सातवीं राशि में कन्या की कुंडली में चंद्रमा मिल जाए, चंद्रमा वर की कुंडली में जिस स्थान पर है उससे सातवीं राशि में यदि चंद्रमा मिल जाए, तो यह भी बहुत अच्छा इस बात हो गई। अर्थात यहां वृश्चिक राशि का यदि चंद्रमा है तो कन्या की कुंडली में वृष राशि का चंद्रमा मिल जाए तो यह बहुत अच्छी बात हो गई। तो आज मैंने आप सबके सामने कुछ योगों की बात की कि वैवाहिक जीवन में मधुरता प्रदान करते हैं, और भी बहुत गहरी बातें हैं जिनको कि मैं आगे आपके समक्ष रखूंगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया आज का यह छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। आप सब कमेंट में अपनी स्थिति लिख सकते हैं, आपको किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है या किस प्रकार की कुंडली के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, ज्योतिष विषय से संबंधित किस प्रकार का वीडियो आप चाहते हैं, इस पर भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि आप सबके समक्ष
मैं और गहरी बातें प्रकट करूं। और आज तो यह एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूं वैवाहिक जीवन और ज्योतिष के नाम पर, जो कि एक ज्योतिषी होने के नाते मैंने जो जीवन में देखा वह मैं आपको बता रहा हूं। आने वाले समय में और भी केस स्टडीज के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा, तो आपका और भी ज्ञानवर्धन होगा। तो मैं आशा करता हूं आपने मेरे इस वीडियो को पसंद किया होगा। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।